भाग 10 जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ा है। पहला अनुच्छेद है 244। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई एक नियम नहीं बताता सबके लिए, बल्कि शायद दो अलग-अलग सिस्टम्स की बात कर रहा है। हाँ, आपने सही पकड़ा। अनुच्छेद 244 असल में दो अलग-अलग मॉडल्स की रूपरेखा तय करता है। इसका जो पहला क्लॉज है 244(1) वो कहता है कि 5th शेड्यूल यानी 5वीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल पर लागू होंगे। अच्छा, तो इन 4 राज्यों को लिस्ट से बाहर रखा गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जी हाँ, इनको 5वीं अनुसूची के दायरे से बाहर रखा गया है और ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि संविधान इन क्षेत्रों की विशिष्टता को पहचानता है। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि जैसा फुटनोट्स बताते हैं, शायद शुरू में नाम कुछ और थे और बाद में संशोधन करके ये नाम स्पष्ट किए गए। मतलब ये चीजें इवॉल्व हुई हैं। अच्छा, तो अगर 5वीं अनुसूची इन 4 राज्यों पर लागू नहीं होती, तो फिर सवाल ये है कि इनके जो जनजाति क्षेत्र हैं, उनका प्रशासन कैसे चलेगा? उनके लिए क्या है? बिल्कुल सही सवाल। और यहीं पर अनुच्छेद 244 का दूसरा हिस्सा क्लॉज 2 आता है। ये साफ कहता है कि छठी अनुसूची यानी 6th शेड्यूल के जो प्रावधान हैं, ओके, 6th शेड्यूल। हाँ, वो इन 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके प्रशासन पर लागू होंगे। तो मतलब 2 अलग-अलग अनुसूचियां, 2 अलग-अलग सिस्टम। हाँ, बिल्कुल। तो बेसिकली संविधान ने 2 मेन फ्रेमवर्क दिए। 5वीं अनुसूची ज्यादातर राज्यों के लिए और छठी अनुसूची खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के इन 4 राज्यों के लिए। ये दिखाता है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं अपनाया गया। और जहां तक मुझे पता है, छठी अनुसूची आमतौर पर ज्यादा स्वायत्तता देती है। हाँ, बिल्कुल। छठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषदों, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह का प्रावधान है, जो ज्यादा लोकल कंट्रोल देती हैं। ये उन क्षेत्रों की खास ऐतिहासिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए किया गया है। समझ गई। तो ये तो हुई अनुच्छेद 244 की बात। 2 रास्ते, 5वीं और छठी अनुसूची। लेकिन अब आता है अनुच्छेद 244A, और ये तो और भी ज्यादा क्या कहूँ फोकस लगता है, सिर्फ असम के लिए और स्वायत्त राज्य बनाने की बात। ये क्या चीज है? हाँ, 244A वाकई बहुत ही अनूठा प्रावधान है और ये ओरिजिनल संविधान में नहीं था। इसे 1969 में 22वें संशोधन से जोड़ा गया। अच्छा, बाद में जोड़ा गया। हाँ, ये दिखाता है कि संविधान बनने के बाद भी जरूरत महसूस हुई कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों की राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक खास व्यवस्था बनाई जाए। तो ये अनुच्छेद संसद को एक बहुत बड़ी पावर देता है। वो ये कि संसद कानून बनाकर असम राज्य के अंदर ही हाँ, असम राज्य के अंदर ही छठी अनुसूची की टेबल के पार्ट 1 में जो ट्राइबल एरियाज लिस्टेड हैं, उनमें से कुछ या सभी को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य यानी ऑटोनॉमस स्टेट बना सकती है। 1 मिनट, असम राज्य के भीतर एक स्वायत्त राज्य, ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब राज्य के अंदर राज्य, इसकी अपनी विधानसभा होगी, अपनी सरकार। हाँ, सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, पर यही इसकी खासियत है। अनुच्छेद 244A का क्लॉज 1 इसी को क्लियर करता है। संसद जो कानून बनाएगी उसमें यह व्यवस्था हो सकती है क एक बॉडी बनाई जाए जो उस स्वायत्त राज्य के विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर की तरह काम करे। अब ये बॉडी पूरी तरह चुनी हुई हो सकती है या फिर पार्टली नॉमिनेटेड, पार्टली इलेक्टेड, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। ख या फिर उस स्वायत्त राज्य के लिए एक अपनी मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकती है। अच्छा, मतलब कैबिनेट जैसा। हाँ, जो कार्यकारी फैसले लेगी। या फिर ग संसद चाहे तो दोनों बना दे, विधानमंडल भी और मंत्री परिषद भी। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनकी पावर्स क्या होंगी, ये काम कैसे करेंगे, ये सब संसद ही उस कानून में तय करेगी। तो ये छठी अनुसूची की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है? हाँ, पोटेंशियली। ये एक अलग प्रशासनिक और विधायी इकाई बनाने का रास्ता खोलता है असम के अंदर ही। तो फिर शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा? मतलब ये स्वायत्त राज्य किन चीजों पर कानून बना सकेगा? क्या ये स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर भी कानून बना पाएगा? और क्या इससे असम की अपनी विधानसभा की शक्तियों पर असर पड़ेगा? हाँ, शक्तियों का बंटवारा ही सबसे अहम है इसमें। क्लॉज 2 इसी के बारे में डिटेल में बताता है। वो कानून जो संसद बनाएगी वो
सबसे पहले वो विषय तय कर सकता है स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट से जिन पर स्वायत्त राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की पावर होगी। और ये पावर या तो असम लेजिस्लेचर की पावर को हटाकर एक्सक्लूसिव हो सकती है या उसके साथ साथ कॉन्करेंट भी। ये संसद को बहुत बड़ा लचीलापन देता है। ओह, मतलब ये काफी हद तक तय कर सकता है कि कौन कानून बनाएगा? बिल्कुल। इसी तरह वो कानून ये भी बताएगा कि स्वायत्त राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्ति किन विषयों तक फैली होगी। ठीक है। फाइनेंशियल मामलों में भी अगर असम सरकार कोई टैक्स लगाती है और वो कमाई स्वायत्त राज्य के इलाके से हुई है तो वो पैसा स्वायत्त राज्य को दिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था भी कानून में हो सकती है। ये तो वित्तीय स्वायत्तता की तरफ एक बड़ा कदम हुआ। हाँ। एक और खास बात, कानून ये भी कह सकता है कि संविधान में जहां जहां राज्य शब्द आता है उसे कुछ मामलों में इस स्वायत्त राज्य के संदर्भ में भी समझा जाए। वाह। और आखिर में संसद को ये भी छूट है कि वो उस कानून में वो सारे जरूरी सप्लीमेंट्री, इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल प्रावधान डाल सकती है जो इस स्वायत्त राज्य को चलाने के लिए जरूरी हो। मतलब छोटी मोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखा जा सकता है। ये तो बहुत ही व्यापक अधिकार है जो संसद को दिए गए हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर संसद एक साधारण कानून से इतनी शक्तियां दे सकती है तो क्या वो उतनी ही आसानी से उन्हें वापस भी ले सकती है, खासकर विधायी और कार्यकारी शक्तियां? क्या कोई सेफगार्ड है इसमें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब क्लॉज 3 में है। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये कहता है कि अगर उस मूल कानून में बाद में कोई ऐसा बदलाव किया जाता है जो स्वायत्त राज्य की लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर से जुड़ा है, मतलब क्लॉज 2 के सब क्लॉज क या ख से? हाँ बिल्कुल। अगर उन शक्तियों में कोई फेरबदल करना है तो वो संशोधन तब तक लागू नहीं होगा जब तक उसे संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पास ना कर दिया जाए। अच्छा, स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी। जी हाँ। तो हालांकि मूल कानून शायद सिंपल मेजॉरिटी से बन जाए, लेकिन उसकी कोर पावर्स को बदलना मुश्किल बना दिया गया है। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ये इसे सामान्य कानूनों से ज्यादा स्थिरता देता है। ये दिलचस्प है। एक तरफ लचीलापन, दूसरी तरफ कोर पावर्स के लिए सुरक्षा। लेकिन फिर क्लॉज 4 आता है और वो तो मुझे और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगा। वो कहता है कि इस अनुच्छेद 244A के तहत बना कानून भले ही वो संविधान में संशोधन करता हो या वैसा असर रखता हो, उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कैसे? ये तो पूरी प्रक्रिया को ही साइड स्टेप करने जैसा हुआ ना? हाँ, ये संवैधानिक प्रक्रिया के लिहाज से बहुत ही असाधारण बात है। देखिए, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की एक जटिल प्रक्रिया है। उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कभी कभी आधे राज्यों का रैटिफिकेशन भी चाहिए होता है। हाँ, वो काफी मुश्किल प्रक्रिया है। बिल्कुल। लेकिन 244A का क्लॉज 4 कहता है कि इस खास मकसद के लिए, यानी असम में स्वायत्त राज्य बनाने या उससे जुड़े कानून में बदलाव के लिए, आपको 368 की उस मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? इसका लॉजिक क्या है? शायद इसका उद्देश्य यही था कि संसद को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले ताकि असम के जनजातीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों और मांगों को देखते हुए जरूरत पड़ने पर प्रशासनिक ढांचे में तेजी से बदलाव किया जा सके, बिना संविधान संशोधन की लंबी प्रक्रिया में फंसे। तो ये एक तरह का एक्सेप्शन बनाया गया। हाँ, एक तरह से, पर यह पूरी तरह बेलगाम भी नहीं है। जैसा हमने देखा, क्लॉज 3 में कोर पावर्स के लिए 2/3 बहुमत की शर्त है। तो ये साधारण कानून और संविधान संशोधन के बीच का एक रास्ता है जो खास तौर पर इसी स्थिति के लिए बनाया गया है। ये दिखाता है कि संविधान कितना अडैप्टिव हो सकता है। वाह, ये तो वाकई काफी गहरी और नुनुगमा वाली व्यवस्था है। तो अगर हम इस सारी बातचीत को समेटें, इसके मुख्य बिंदु निकालें, तो हमारे श्रोताओं के लिए टेकअवेज क्या होंगे? भाग 10, खासकर 244 और 244A से। हाँ, जरूर। कुछ मुख्य बातें हैं जो सामने आती हैं। पहली बात, संविधान इन क्षेत्रों के लिए कोई एक जैसा फॉर्मूला नहीं देता। ये विविधता को मानता है। 2 मुख्य मॉडल हैं, 5वीं अनुसूची ज्यादातर राज्यों के लिए और 6ठी अनुसूची नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों के लिए, जो ज्यादा स्वायत्तता देती है। ठीक है, 2 मॉडल। दूसरी बात, असम के लिए एक और भी स्पेशल रास्ता है, अनुच्छेद 244A। ये स्वायत्त राज्य बनाने की इजाजत देता है, जो 6ठी अनुसूची से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हाँ, ये राज्य के भीतर राज्य वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तीसरी बात, इन ढांचों को बनाने और चलाने की असली शक्ति संसद के पास है। संसद कानून बनाकर तय करती है कि वहां विधानमंडल होगा या नहीं, मंत्रिपरिषद होगी या नहीं, उनकी शक्तियां क्या होंगी। मतलब जमीन पर ये कैसा दिखेगा, ये संसद तय करती है।
और चौथी और शायद प्रक्रिया के लिहाज से सबसे अनोखी बात कि 244A के तहत ये सब करने के लिए आर्टिकल 368 वाली संविधान संशोधन की प्रक्रिया फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कोर पावर्स बदलने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, पर फिर भी ये ज्यादा लचीला सिस्टम है। ये दिखाता है कि कैसे खास जरूरत के लिए खास उपाय किए गए। हाँ, बिल्कुल।